कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार के पहले मंत्रिमंडल विस्तार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को हुआ। 24 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। कांग्रेस हाईकमान की ओर से जारी किए गए नामों में जातीय समीकरण से लेकर क्षेत्रीय पसंद का ख्याल रखने से स्पष्ट है कि कांग्रेस का गेम प्लान केवल कर्नाटक तक ही सीमित नहीं है। क्या है उनका प्लान, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार के पहले मंत्रिमंडल विस्तार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को हुआ। इसके दौरान कांग्रेस नेता एच.के. पाटिल कृष्णा बायरेगौड़ा ने कर्नाटक के मंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ली। उनके साथ ही 24 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। कर्नाटक के मंत्रिमंडल विस्तार में कांग्रेस ने अभी से 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। कांग्रेस हाईकमांड की ओर से जारी किए गए नामों में जातीय समीकरणों से लेकर क्षेत्रीय पसंद का ख्याल रखने से स्पष्ट है कि कांग्रेस का गेम प्लान केवल कर्नाटक ही सीमित नहीं है। कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 के पड़ोसी राज्य में भी अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में कर्नाटक कांग्रेस के 24 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इन नेताओं में दिनेश गुंडूराव, शरणप सप्पा, दर्शनापुर, एच.के. पाटिल, कृष्णा बायरेगौड़ा, एन. चलुवरायस्वामी, के. वेंकटेश, शिवानंद पाटिल, तिम्मापुर रामप्पा बल्लप्पा, एस.एस. मल्लिकार्जुन, तंगदगे शिवराज संगप्पा, डॉक्टर एच.सी. महादेवप्पा, ईश्वर खंड्रे शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। कैबिनेट में महिला और मुसलमानों को सिर्फ प्रतीकात्मक भागीदारी मिली है, वो भी ऐसे समय जब राहुल गांधी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी देने की मांग को लेकर मुहिम छेड़े हुए हैं। किसको मिली जगह, कौन मंत्री पद से हो गया दूर, राहुल के वचन का क्या हुआ, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। सरकार गठन के एक हफ्ते के बाद सिद्धारमैया कैबिनेट का विस्तार भी हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीएम और डिप्टी सीएम के बीच विवादों को सुलझाते हुए 24 नामों पर मुहर लगा दी है। कर्नाटक कैबिनेट में कांग्रेस ने जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को साधने का दावा किया है, लेकिन कैबिनेट में महिलाओं और मुसलमानों को सिर्फ प्रतीकात्मक भागीदारी मिली है, वो भी ऐसे समय में जब राहुल गांधी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी देने की मांग को लेकर मुहिम छेड़े हुए हैं। 14% वाले लिंगायत समुदाय के 7 नेता को सरकार में मंत्री पद दिया गया। 11% वाले वोक्कालिंगा सरकार में पावरफुल है। शिव कुमार के अलावा वोक्कालिंगा समुदाय से 5 और मंत्री बनाए गए हैं। 18% दलित, लेकिन कैबिनेट में सिर्फ 6 मंत्री बनाए गए हैं, जिसमें एक खड़गे के बेटे प्रियंका नाम भी है। 13% मुसलमान, पर कैबिनेट में सिर्फ 2 को मिली जगह। कांग्रेस ने बी जमीर अहमद और रहीम खान को मुस्लिम कोटे से मंत्री बनाया है। आधी आबादी को हक देने में कांग्रेस भी फिसडी। सिद्धारमैया की सरकार में सिर्फ एक महिला को मंत्री बनाया गया है। लक्ष्मी हेबालकर लिंगायत और महिला कोटे से मंत्री बनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। कांग्रेस ने कर्नाटक में सरकार बनते ही बजरंग दल, PFI समेत समुदाय के बीच नफरत फैलाने वाले सभी संगठनों पर बैन लगाने का वादा किया था। सरकार बनने के बाद कैबिनेट मंत्री प्रियंक खड़गे ने कांग्रेस के लिए ये किए गए वादे को फिर से दोहराया। इस पर बीजेपी अब हमलावर हो गई है। क्या किया बीजेपी ने पलटवार, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे के आरएसएस और बजरंग दल पर बैन लगाने वाले के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष नलिन कतील ने कहा कि प्रियंक खड़गे ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने के बारे में बात की। पीएम आरएसएस के स्वयंसेवक है, जो सेंट्रल पोजीशन में है, और हम सभी आरएसएस के स्वयंसेवक है। नेहरू, इंदिरा गांधी, नरसिम्हा राव सरकार ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की थी, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि बजरंग दल और आरएसएस पर बैन लगाने की कोशिश की तो कांग्रेस जलकर राख हो जाएगी। बेहतर होगा कि प्रियंक खड़गे देश का इतिहास जान ले। उन्हें बयान देने से पहले ध्यान देना चाहिए। वहीं कर्नाटक के पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई ने कांग्रेस को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि आरएसएस को बैन करके तो दिखाओ। आरएसएस और बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के विचारों में दिलचस्पी है। मैं उन्हें उन संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की चुनौती दे रहा हूं। केंद्र सरकार के अलावा किसी के पास इन संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट। भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को होना है, लेकिन इस उद्घाटन को लेकर विपक्षी दलों का विरोध पहले से ज्यादा गहरा हो गया है।
एक तरफ विपक्षी दलों के नेता प्रधानमंत्री मोदी द्वारा संसद भवन के उद्घाटन करने को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संसद भवन के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बीजेपी पर निशान साधते हुए शुभ अशुभ का शिगुफा छेड़ दिया है। देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। अरविंद केजरीवाल नए संसद भवन के उद्घाटन के विवाद का इस्तेमाल भाजपा को दलित विरोधी और आदिवासी विरोधी के रूप में चित्रित करने के लिए कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को न बुलाने पर केजरीवाल ने मोदी को आदिवासी विरोधी बताया। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि मोदी जी ने तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर के शिलान्यास के लिए आमंत्रित नहीं किया था। मोदी जी ने नए संसद भवन के शिलान्यास के लिए भी रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया। अब नए संसद भवन का उद्घाटन भी वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नहीं किया जा रहा है। देश भर के दलित और आदिवासी समुदाय पूछ रहे हैं कि मोदी हमें अशुभ मानते हैं, इसलिए शुभ अवसरों पर उन्हें नहीं बुलाते। आप विधायक राखी बिरलान ने कहा कि दलित समाज आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान देख रहे हैं। समय आने पर समाज के लोग बीजेपी को सत्ता से बाहर फेंक कर सबक सिखाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी दलितों, आदिवासियों और शोषितों के अच्छे कार्यों में शामिल होने को अशुभ मानती है। इसी वजह से नए संसद भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दूर रखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। दक्षिणी राज्यों में अब दूध को लेकर अलग ही बवाल मचा हुआ है। पहले कर्नाटक और अब तमिलनाडु में दूध पर सियासत हो रही है। तमिलनाडु में अमूल की एंट्री होने पर मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। क्या है विवाद, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले अमूल का मुद्दा उठा था। अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर तमिलनाडु में अमूल दूध की बिक्री बंद करने का निर्देश देने का अनुरोध किया, जिससे एक नया विवाद खड़ा हो गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने दावा किया है कि तमिलनाडु में अमूल के प्रवेश से राज्य की सहकारी समितियों को नुकसान होगा। स्टालिन ने पत्र में लिखा है कि भारत में यह नियम है कि सहकारी समितियों को एक दूसरे की सीमाओं का उल्लंघन किए बिना विकास करने की अनुमति है। तमिलनाडु में अमूल का प्रवेश इस नियम का उल्लंघन करता है। स्टालिन सरकार ने राज्य में अमूल के प्रवेश का विरोध किया और अमूल ने कृष्णागिरी जिले में एक चिलिंग सेंटर और प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने के लिए अपने बहुराज्य सहकारी लाइसेंस का इस्तेमाल किया। अमूल को तमिलनाडु के कृष्णागिरी, धर्मपुरी, वेल्लोर, रानीपेट, तिरुपथुर, कांचीपुरम और तिरुवल्लुर जिलों से दूध खरीदना है। स्टालिन का दावा है कि इससे स्थानीय सहकारी समितियों को नुकसान होगा। आप नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को करीब 1 साल के बाद जमानत मिल गई है। हालांकि स्वास्थ्य आधार पर जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कई शर्तें भी रखी है। क्या है शर्तें, कौन से नियमों का पालन करना पड़ेगा, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को 6 हफ्ते की जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने खराब स्वास्थ्य को देखते हुए जैन को 11 जुलाई तक के लिए अंतरिम राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को निजी अस्पताल में इलाज कराने की इजाजत भी दे दी है, लेकिन पाबंदियां भी लगा दी है। इन शर्तों के तहत जैन को 10 जून को फिर से कोर्ट में पेश होना होगा। जमानत अवधि के दौरान जैन न तो दिल्ली से बाहर जाएंगे और न ही अदालत की अनुमति के बिना किसी गवाह को प्रभावित करेंगे। जमानत के दौरान जो भी इलाज होगा उसके दस्तावेज कोर्ट के सामने पेश करने होंगे। जैन की नाजुक हालात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके लिए संजीवनी साबित होगा। सत्येंद्र जैन को गुरुवार सुबह तिहाड़ जेल के शौचालय में फिसलकर गिर जाने के बाद दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एक हफ्ते में यह तीसरी बार है जब जैन को अस्पताल लाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अब बैकफुट पर आ गए हैं। इमरान खान ने अब सरकार से तत्काल बातचीत की अपील की है और कहा कि इस समय जो हो रहा है वह समस्या का समाधान नहीं है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान बैकफुट पर है। इमरान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया गया है, तो वहीं सहयोगियों, समर्थकों के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है। इन सब के बीच इमरान खान ने सरकार से तत्काल बातचीत की अपील की है।
रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए कहा है कि जो इस समय हो रहा है वह समाधान नहीं है। मैं बातचीत की अपील करता हूं। पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता है तो वही देश अब तक के सबसे गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। महंगाई दर रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। हालात ये हो गए हैं कि पाकिस्तान अपने ऋण का भुगतान कैसे करेगा, इसे लेकर भी आशंका के बादल छा गए हैं। अपनी ही पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में बगावत के बाद सत्ता से बेदखल हुए इमरान खान ने सेना के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इमरान खान ने अपनी पार्टी में बगावत के लिए सेना को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा था कि ये देश के शीर्ष जनरलों की ओर से प्रायोजित था। सेना ने इमरान खान के आरोप को खारिज कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। मंगल ग्रह से धरती पर एलियन संदेश आया है। इन संदेश को धरती पर 3 टेलीस्कोप ने रिसीव किया है। अब वैज्ञानिक इस संदेश को डिकोड करने में लगे हुए हैं क्योंकि ये बेहद जटिल है, लेकिन इन संदेशों को डिकोड करना एक मजेदार अनुभव होगा वैज्ञानिकों के लिए। जानिए क्यों, खास रिपोर्ट अंदर की बात में। पृथ्वी के 3 टेलीस्कोप को मंगल ग्रह से एलियन संदेश मिला। अब वैज्ञानिक इन संदेशों को डिकोड करने में लगे हैं। संदेश जटिल है, इसलिए उन्हें डिकोड करने में समय लग रहा है। एलियन के इन संदेशों को मंगल ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगा रहे एक्सोमार्स स्पेसक्राफ्ट ने रिसीव किया था। इसके बाद उसने संदेश को पृथ्वी पर भेजा। एक्सोमार्स स्पेसक्राफ्ट यूनियन स्पेस एजेंसी का अंतरिक्ष यान है जो मंगल ग्रह की स्टडी करने के लिए लाल ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। असल में यह प्रोजेक्ट है जिसे आर्टिस्ट डेनियला डे पॉलिस ने बनाया है। इसका नाम है अ साइन इन स्पेस। इनके लिए एक्सोमार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर से एक संदेश 24 मई को धरती पर भेजा गया। 16 मिनट बाद यह संदेश सैटी इंस्टीट्यूट के एलेन टेलीस्कोप एरे, ग्रीन बैंक ऑब्जर्वेटरी के रॉप्टर सी वाइड ग्रीन बैंक टेलीस्कोप और मेडिसिना रेडियो एस्ट्रोनॉमिकल स्टेशन ऑब्जर्वेटरी को मिला। हर टेलीस्कोप को मिले संदेश को फाइल कायन सर्वर पर डाला। जल्द ही इन संदेशों को आम जनता के लिए सार्वजनिक किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के अलावा एक और प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है डिस्कोड सर्वर। वो रेडियो सिग्नल को समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये बात तो तय है कि कुछ ही दिनों में कोई न कोई जटिल एलियन संदेश को डिकोड करने का आसान तरीका निकाल लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।